ऑलराइट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस हील्स बाय डॉक्टर न्यूटन। हाय ममता। ऑलराइट, सो अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब थोड़ा उनका प्रोलोग पढ़ लेते हैं। ओके, उनका मतलब उनका जो कहना है कि जो भी उनकी थोड़ी बात है वो यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में सेक्शन 1 की शुरुआत होगी। In order to best serve what I set out to do with this book, I believe it is essential to first establish certain fundamental concepts based on which I have built my ideas of health and illness. The very beginning is always the best place to start an interesting story. तो वो कहते हैं कि देखो, मैंने कल हम लोग को उन्होंने समझाया कि हेल्थ क्या है, इलनेस क्या है, स्वस्थ क्या है और अस्वस्थता क्या है, ये दोनों का फर्क। और हमारा सारा ध्यान कहाँ पे होता है? अस्वास्थ्य पे होता है। इसलिए स्वास्थ्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हमें नजरिया बदलने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए बोलते हैं, कुछ चीजें हैं जो जो बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल आइडियाज है जिसके पर ये आधार होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, बिफोर द क्रिएटेड वर्ल्ड एज वी नो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, देयर वाज जस्ट एन इनकंसीवेबली वास्ट, लिमिटलेस ओशन ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। देखो, हे काल वाचलं का आपण? नाही ना? नाही ना. सो का वाचलं मला वाटतं. नहीं मैम। नहीं नहीं, इथे नहीं संपवलं. नहीं बॉर्न नहीं। बॉयज तक पढ़ा ना हमने. हाँ इंट्रोडक्शन के बाद डिस्कशन हुआ, तो हाँ हाँ. फिर बात। Yes, yes, yes. So at the beginning of creation, before the created world as we know it came into existence, there was just an inconceivably vast, limitless ocean of divine consciousness. कल हमने इस पे थोड़ी बात की ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा. तो ये ब्रह्मांड की जब निर्मित हुई और दुनिया अस्तित्व में आने से पहले या ब्रह्मांड की निर्मित होने से पहले क्या था? एक डिवाइन कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी जिसको हम परब्रह्म कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या ब्रह्म भी कहते हैं। तो जो अनंत है, जिसको रूप रंग कुछ भी नहीं, एक खालीपन सा समझ लो। तो ये वास्ट, इनकंसीवेबली, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा एक अनंत ब्रह्म या डिवाइन कॉन्शियसनेस था। जॉय, क्रिएटिविटी एंड अनकंडीशनल लव was its inherent nature combined with unlimited potential. ये जो सेंटेंस है ना, जिनके पास किताब है इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो। देखो, हम कहते हैं ब्रह्म को गुण नहीं, ब्रह्म को अनंत है, अमर है, है ना, विभू है, ऐसी बहुत सारी जिस चीज को वर्णन नहीं कर सकते उसकी इतनी सारी वर्णन हम देते हैं। लेकिन वो कैसे देते हैं? जैसे हमने उपनिषदों में पढ़ा कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कभी भी क्या है? सिर्फ एक शून्य है, एक खालीपन है, जिसमें से बहुत कुछ निकलने की क्षमता है। जहां पे कुछ भी नहीं है उसमें से हजारों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, लाखों सूर्यमालाएं निर्माण होती है। तो ये एक डॉक्टर न्यूटन की यूनिक बात है कि जो कहीं और पढ़ने में नहीं आई। वो कहते हैं अगर कुछ हम गुण देखना चाहे इस ब्रह्म में, इस डिवाइन कॉन्शियसनेस में, या तो कॉस्मिक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, अगर हम कुछ देखना चाहे तो इसका स्वरूप जो है ये है आनंद, जॉय। ओके, ये आनंद का भाव छोड़कर कोई और भाव जानता ही नहीं। हाँ, परमानंद जिसको हम कहेंगे, परम आनंद का भाव। एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग, यस सुचित्रा, बट एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग, बट दैट नथिंग हैज सम इनहेरेंट क्वालिटीज, इज व्हाट डॉक्टर न्यूटन इज सेइंग ओवर हियर।
वन इज परमानंद, दूसरा इज क्रिएटिविटी, सृजनशीलता जिसको हम कहते हैं ना, बहुत कुछ इसमें से, इतनी कुछ चीजें बन सकती है, तो ये एक गुण उसके अंदर है। और तीसरा परम प्रेम, अनकंडीशनल लव। जब पहली बार उनके टुडे वर्कशॉप में मैंने ये उनको ये समझाते हुए सुना था, तभी मुझे बहुत ये बात भाई थी कि अनलिमिटेड लव तो अनकंडीशनल लव है, उसके साथ में चौथी चीज है अनलिमिटेड पोटेंशियल। उसकी क्षमता जो है ये अनंत क्षमता है। और फिर जब उपनिषद पढ़े और जब बाकी ब्रह्म के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा, तो फिर पर आज भी ये चीज मुझे पटती है। अगर वो क्षमता उसके अंदर, अनंत क्षमता, अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अगर ये नहीं होता तो इतने सारे यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड की रचयिता कैसे होती या निर्मिति कैसे बन पाती, यू नो। सो ये somehow this makes sense to me. This vast limitless ocean of consciousness lent itself to the purpose of creating with joy new worlds of experience. तो बड़े आनंद के साथ इसमें से बहुत सारी दुनियाएं, बहुत सारे ब्रह्मांड बनते गए, नए नए ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसमें से बहुत सारे अलग अलग अनुभव लेने की क्षमता जिसमें तैयार हो गई। Units of consciousness individuated as soul from this divine source, endowed with all its qualities, and set out to create and explore simultaneous new worlds, realms, and dimensions. Hmm? तो देखो, कल ही हमने इसके बारे में हमने जो पढ़ा कि हमारा उसी में से हमारी रचना हुई है। हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में से ही अलग हुआ है। जिस चीज से हम अलग, जहां से हम आए हैं, जहां से हमारी निर्मिति हुई है, तो क्या उसकी सारी गुण धर्म जो उसके हैं, क्या वो हमारे में नहीं हो सकते? हम किससे बनेंगे? हम उसी से। अगर आप एक लकड़े का टुकड़ा ले लो, एक लकड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा लकड़े का निकालो, या एक सोना है और उसमें से एक टुकड़ा सोने का निकालो, क्या लगता है? सोने का वो जो पूरा सोना था, उसमें से जो एक टुकड़ा निकला है, वही गुणधर्म होगा या नहीं होगा? वही होगा। होगा। हम्म, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। अगर हम इसका नाम भगवान देते हैं, या ईश्वर हम इसको कहते हैं, या इसको ब्रह्म पुकारते हैं, या इसको यूनिवर्स पुकारते हैं, जो भी आप जिस उस नाम को अपने दिमाग में लाओ, अगर मैं ईश्वर का एक हिस्सा हूं, उसी में से मेरा जन्म हुआ है, या मैं अस्तित्व में आई हूं, तो उसके जो गुण हैं, परम आनंद, परम क्षमता, ये सारे गुण मेरे नहीं होंगे? हाँ, ये बात को अच्छी तरह ध्यान में रखो, तो आगे का सब कुछ समझ में आएगा। Units of consciousness individuated as souls from this divine source, endowed with all its qualities and set out to create. अब जैसे कुछ भी नहीं था, उसमें से सब कुछ निकला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस सृजनशीलता, वो क्रिएटिविटी उसके अंदर है। अब उसका अगर हम हिस्सा है, तो उतनी ही क्रिएटिविटी क्या हम में नहीं है? हाँ? और हमको कितने जन को ये लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो बिल्कुल विरुद्ध है, हमारे सत्य का विरुद्ध है। हमें जो भी कुछ फील होता है, वो जो यू कैन हील योर लाइफ में हमने आई शुड, आई कुड, ये सारी लिस्ट जो बनाई है, क्या हमने एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं लिखा है? हम जो है और हम जो समझते हैं कि हम है, देखो इसमें कितनी तफावत है, कितनी दूरी है, देख लो, राइट।
all set out to create and explore simultaneous new worlds, realms and dimensions. तो हम भी अलग अलग चीजें, अलग अलग दुनिया बनाते हैं और हम अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग स्तर पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. Based on their interest, groups of soul were formed. अब देखो, जब हमारा आत्मा, हाँ, हम उसका नाम देंगे आत्मा. वो जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हम उसको नाम देंगे आत्मा. और वो जो ईश्वर है, हम उसको नाम देंगे परमात्मा. कुछ तो नाम देना है ना, किसकी बात कर रहे हैं? सो परमात्मा से आत्मा जब अलग हुए, आत्मा के अंदर परमात्मा के सारे गुण धर्म थे. ठीक है. अब जब अस्तित्व में आए तो हरेक को अपनी अलग अलग, हरेक ने अपनी यात्रा शुरू कर दी. और फिर जैसे ये बाहरी दुनिया में यात्रा पे निकल पड़े, जिनके जिनके इंटरेस्ट या जिनको जिनको एक जैसी चीज पसंद थी, वो लोग एक साथ आने लगे और उनके ग्रुप्स बनने लगे. आ रही है? समझो अगर हम लोग कहीं अनजान लोग हैं, ऑलराइट, समझो 20 जन का आप स्कूल के दिन याद करो, या किसी ट्रेकिंग पे या एक्सपीडिशन पे आप गए हो, तो समझो देयर आर 20 इन योर ग्रुप. थोड़े एक कुछ घंटों बाद ही ये 5 जन साथ में, वो 3 जन साथ में, वो 8 जन साथ में, इस तरह से हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं. किसके आधार पे ये ग्रुप बनते हैं? अगर हमारे सोच विचार, हमारी पसंद नापसंद, हमारे स्वभाव जो एक जैसे होते हैं, वो लोग एक साथ आते हैं. जैसे हम सब यहाँ पे एक इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं, राइट? तो वी वर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, groups of souls were formed, propelled by their passion for creation and experience. These groups of souls sent out portions of themselves to create new worlds. अब क्या हुआ, यहाँ पे और भी पीछे जाके सूक्ष्म में डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि जो भी अस्तित्व में आए थे, सबको अपना 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 सृजनशीलता थी, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने ग्रुप्स बनाए और अपना एक अंश को भेजा. जैसे अगर आपने वो महादेव सीरियल देखी होगी, तो जो शिव जी है, इनके बहुत सारे अंश ने अलग अलग जन्म लिया, राइट? तो वैसे हमने भी हमारे एक अंश को कहीं तो भी एक ग्रुप के साथ, या दूसरे अंश को और किसी दुनिया में, किसी और सूर्यमाला में, किसी और ग्रह पे अलग अलग काम के लिए हमने खुद को बांट दिया. ओके. Sent out portions of themselves to create new worlds and inhabit them as well. और वहां पे रहने के लिए वहां पे वो लोग चले गए उस दुनिया में. Each dimension, each reality that came into existence set itself up within its unique framework of operation. तो जो भी एक एक स्तर तैयार होते गए और अपने अपने नियम अनुसार वहां पे कार्य होने लगे. ओके. थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, बिकॉज वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट डायमेंशंस एंड अबाउट, जैसे कहते हैं भुव स्वः मह जन तप. हाँ, ये जो हमारे, इसको कहते हैं डायमेंशंस. तो कोई लोग जो है वो लोग एकदम भू पे होते हैं, जो हम लोग पृथ्वी तत्व पे जैसे आए हैं. लेकिन एक ही जीवन में, एक ही लाइफ टाइम में हम भूलोक से सत्यलोक तक पहुंच सकते हैं. हाँ, वी हैव ऑल स्टडीड अबाउट दिस. तो ये जो अलग अलग डायमेंशंस है, इस अलग अलग डायमेंशंस में रहने के लिए, जीने के लिए हम सब, उस अनुभव लेने के लिए हम सब निकल पड़े. तो और जिस जिस डायमेंशन में आप जी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप भूलोक में हो या भुव में हो या स्व में हो या मह में हो, हर एक डायमेंशन जो है उसके नियम अलग अलग है. अगर आप पृथ्वी तत्व पे हो तो पृथ्वी तत्व के कुछ नियम है, उस अनुसार जीवन वहां पे होता है. अगर वहां पे अपनी चित्त भूमि अलग होती है. अगर आप सत्यलोक में हो तो सत्यलोक की का ये नियम कुछ अलग है और वहां का जीवन अलग होता है. वहां पे
चित्त भूमि भी अलग होती है। हम कहते हैं 14 लोक है, 7 ऊपर 7 नीचे, राइट? तो बीच में ऑफ कोर्स पृथ्वी आता है। तो इस तरह से ऊपर हमें और 6 लोक में जाना है, नीचे हमारे 7 लोक ऑलरेडी है। तो या तो हम गिर सकते हैं या तो हम उठ सकते हैं। उसके हिसाब से हम सब लोग अलग अलग डायमेंशन में, अभी इसी क्षण में हम अलग अलग डायमेंशन में जी रहे हैं। इज दिस कंफ्यूजिंग और इज इट क्लियर? स्मिताबेन, नर्मदाबेन, बात समझ में आवे छे? हाँ, जानवी, सुचित्रा, ऑल गुड? समझ में आ रही है बात जो मैं कह रही हूँ वो? ऑल राइट। Yes, ma'am. Okay, okay. So it was always meant to be and still continues to be a cooperative venture undertaken with the intention of learning about and enjoying the unique conditions within each framework, gaining experience, and ultimately mastery over the chosen dimension. देखो, अगर कोई भूलोक में जी रहा है या भूव में है या स्व में है, हर लोक के नियम अनुसार हम वहां पे जीवन व्यतीत करेंगे, या जो भी हम समय वहां पे है, जितना भी समय हम वहां पे है, हम उनके नियम अनुसार हम जीने वाले हैं। लेकिन लेकिन हर लोक में, चाहे भू हो या सत्य हो, हर लोक में क्यों हमने वो लोक चुना है जीने के लिए? ताकि उसके जो नियम है, उस नियम में हम आनंद के साथ समय व्यतीत कर सके, उस नियमों का हम आनंद ले सके, अनुभव ले सके, और फिर वहां पे हम मास्टर बन जाए, हम उस लोक में एक्सपर्ट बन जाए। मतलब भूलोक में जीना यानी बाएं हाथ का खेल। इतना अनुभव ले लिया है कि बड़े आराम से हम वहां पे जी पाते हैं। ऑलराइट, सो लर्निंग एंड एंजॉइंग द कंडीशंस ऑफ ईच फ्रेमवर्क, ये एक चीज है जो हम नहीं करते। अब देखो, इस लोक में अगर हम लोग अलग अलग डायमेंशंस की, अभी भू से सत्य जो हर 1 घंटे में या एक समय पे हम जी सकते हैं, लेकिन समझो उसकी बात न करें, और अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग दुनिया में हम रह रहे हैं, ओके? अगर हम ऐसे समझ के चले कि ये सूर्यमाला का पृथ्वी अलग है, फिर ये अलग अलग, समझो यहाँ से मार्स या अलग अलग ग्रह पे है। एक देखो, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बोल रही हूँ, पृथ्वी पे ग्रेविटी है, कोई और लोक हो सकता है जहां पे ग्रेविटी नहीं है। अब ग्रेविटी पे, जमीन पे चल पाने का आनंद जो है ये बहुत अलग होगा, और हवा में उड़ने का आनंद जो है ये अलग होगा। हम जमीन पे रहकर अगर हम खंत करें कि नहीं, ये क्या है, मैं तो सीमित हूँ, मैं तो अटकी हुई हूँ, कहीं भी जा नहीं सकती, जितने 2 पैर चल सकते हैं उतना ही मैं जा सकती हूँ, अगर ऐसा ऐसा कुछ हम करते हैं तो खुशी नहीं मना पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे उधर जीने का। और उसी तरह से जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है किसी डायमेंशन में, जहाँ पे हम लेविटेट करते या हवा में रह सकते हैं, काश मैं जमीन पे दोनों पैर रख पाती। आ रही है मेरी बात ध्यान में? तो जिस भी लोक में हम हैं, उसके जो भी नियम है, उसका आनंद लेना, उसमें से अनुभव लेना, और उस लोक का राजा या रानी बन जाना, यानी वहां का मास्टर बन जाना। बस यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा, इसी ध्येय से हम निकल पड़े थे। और हमारे साथ कौन है? हमारे जैसे सोचने वाले लोग हमारे साथ है। द अर्थ डायमेंशन, अब हम पृथ्वी पे आते हैं। द अर्थ डायमेंशन दैट विच सीम्स लाइक होम टू अस इज वन सच वेंचर। हम यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए नहीं आए, ऑलराइट? जैसे हम पृथ्वी तत्व पे आने का हमने निर्णय लिया, तो ये भी हमारा एक वेंचर है,
हम एक एडवेंचर पे चले आए हैं, और यहाँ का पूरा अनुभव लेने के बाद, यहाँ पे जो लेसन्स है वो सीखने के बाद, मास्टर होने के बाद, हम यहाँ से दूसरे किसी डायमेंशन में चले जाएंगे। कोई भी हो सकता है वो डायमेंशन, हम जो चाहे उस डायमेंशन में हम निकल पड़ेंगे। लेकिन अब भी हमें क्या लगता है, नहीं नहीं, ये पृथ्वी ही हमारा घर है। अगर आप समझो गए हो, अभी हमारे ग्रुप के कुछ लोग गए हैं ऋषिकेश, घूमने गए हैं, राइट? अगर वो ऋषिकेश को अपना घर मान के वहां पे रह लेंगे तो फिर वो कभी वहां से हिलेंगे नहीं, राइट? वो हमेशा के लिए वहीं अटक जाएंगे। ये एक बहुत सुंदर बात है जो मुझे, तो उनका दूसरा प्रवीण हो जाएगा। हाँ उनका दूसरा बिल्कुल उनका दूसरा प्रवीण हो जाएगा, राइट? तो ये हमें नहीं करना है। हम यहाँ पर एक एडवेंचर के लिए आए हैं। ये हमारा, हम यहाँ पर यहाँ की दुनिया को देखने, जानने, समझने, और यहाँ की दुनिया की सारी बातें जब हमारे समझ में आ जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। यस, मिशन अकम्प्लिश, सच्चित आनंद की अवस्था में आ जाएंगे, और समय आएगा कि हम वहां से अब कहीं और चले जाएं, किसी और डायमेंशन में। अब यहाँ पे और कुछ काम नहीं रहा, ऐसा हम कोई नहीं सोचते कि हम टेम्पररीली यहाँ आए हैं, हम कुछ समय के लिए बस हमें यहाँ रहना है। उस समय में ज्यादा से ज्यादा हमने सीखना है, समझना है, इस दुनिया को जानना है। एक बार जान लिया, मिशन अकम्प्लिश, चलो आगे। हाँ, तो ये वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये घर जैसा, सीम्स लाइक अ होम, ये घर जैसा हमें लग रहा है, लेकिन ये बस एक हमारा एडवेंचर है। एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सर्विंग द सेम पर्पस। जैसे हम अस्तित्व में आए, वैसे इस पृथ्वी तत्व पे, इस ब्रह्मांड के हरेक व्यक्ति और हरेक वस्तु भी वहीं से आया है जहां से हम आए हैं। ओके, सेम ओरिजिन, और हरेक का ध्येय भी वही है। अगर आप अब जो ऋषिकेश गए हैं, या आप शिमला जाते हो, या आप कहीं और घूमने जाते हो, या यूरोप टूर पे जाते हो, एक कारण बताओ कि आप घूमने क्यों जाते हो। कोई जगह तुम्हें क्यों आकर्षित करती है, वहां जाकर तुम्हें क्या करना है, किस लिए जाते हो, बताओ। आनंद करवा, मजा करवा। बात, बस बॉटम लाइन, आनंद। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए आए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखो, आगे इसका बहुत संदर्भ मिलेगा। ओके, सो सेम पर्पस, जॉय सिंपली फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू मास्टरी। हर अनुभव में आनंद लेना है। हम द्वैत में खो जाते हैं, हम सुख दुख में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, हमें एक ही भाव रखना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी यहाँ पे दिखे, कैसा भी हो, हर चीज का हमें आनंद लेना है। ऑलराइट, नाउ like every other realm, this one too has or had some previously agreed upon rules and a set of framework within which all the participating souls would operate. अब जब हम पृथ्वी तत्व पे आए तो पृथ्वी के कुछ नियम है, सृष्टि के कुछ नियम है, उस नियम अनुसार हम सबको यहाँ पे जीना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बास्केटबॉल के ग्राउंड पे गए हो, बास्केटबॉल खेलने गए हो, वहां पे नियम अलग है, उस नियम के साथ ही तुम्हें खेलना होगा। तुम क्रिकेट के नियम वहां पे नहीं लगा सकते, या बैडमिंटन के नियम वहां पे नहीं लगा सकते। जो नियम तय किया गया है, उस नियम के अनुसार ही खेल खेलना होगा, और वही बात हमने यहाँ पे पृथ्वी तत्व पे करनी है। मास्टरी इन दिस डायमेंशन वुड मीन, अगर इसमें हमने यहाँ पर अनुभव लेना है, आनंद से जीवन का आनंद लेना है, अनुभव लेना है, और मास्टर बन जाना है, यानी एक्सपर्ट बन जाना है,
तो मास्टरी का क्या मतलब होता है? किसी भी डायमेंशन में जब तुम जी रहे हो, वहां पे तुमने मास्टरी प्राप्त कर ली, यानी प्रभुत्व तुमने उसमें प्राप्त कर लिया। इसका क्या मतलब होता है? मास्टरी इन दिस डायमेंशन वुड मीन the ability to connect to our divine nature even as we continue to exist in a body। एक ही ध्येय है, हमारी क्षमता, हमारी उच्च सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच जाना है। का क्या मतलब होता है? कौन सी क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं? इस अस्तित्व में, इस शरीर में, पृथ्वी के नियम अनुसार द्वैत की दुनिया में जीते हुए परब्रह्म परमात्मा से जुड़े रहना, ये है हमारा अंतिम ध्येय। चाहे हम किसी भी लोक में चले जाए, जो भी लोक में हम जाएंगे, एक बात हमारे चित्त में, सबकॉन्शियस में बिल्कुल उतार दो, ताकि आप इस जीवन के बाद किसी भी लोक में आप जाओगे, वहां पे ये बात को आप याद रखोगे, हम सब याद रख पाएंगे कि उस लोक में उस नियम अनुसार हमने जीवन व्यतीत करना है, लेकिन हम कौन है और कहाँ से आए हैं ये बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छा, क्या आप बास्केटबॉल का गेम या क्रिकेट का गेम या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, प्लेग्राउंड पे जब आप जाते हो, क्या आपको याद नहीं होता आप कौन हो और आपका घर कहाँ है? हम सबको याद होता है हम कौन है, कहाँ रहते हैं, हमारा घर कहाँ है, हम सबको पता होता है। बस वही बात इस जीवन को और इस दुनिया को लेकर हमने समझ जानी है। यहाँ पे हम आए हैं, सारा गेम खेलेंगे, तु करेंगे, यहाँ पे खो देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हाँ स्वाति बोल ना। म्हणजे मुक्तीसाठी प्रयत्न करायचा असं म्हणायचंय का? आपण मुक्त आहोत ऑलरेडी, हे आठवण नाही, कर। हे आठवण ठेवायची म्हणजे आता या पृथ्वीच्या अ, अ, तत्वात आहोत. पृथ्वीच्या तत्वातून आपल्याला दुसऱ्या तत्वाकडे परफेक्शन मिळवून जायचंय, म्हणजे इकडून मुक्त व्हायचंय ना. तसं जर तू स्वतःला बंधनात समजलीस तर तू मुक्तीच्या गोष्टी करते। स्वाती हे बघ, ते काय म्हणताय की विसरू नका की तुम्ही कोण आहात आणि कुठून आले आहात। जर जर आता तू आणि मी समजो आपण एखादा फुटबॉलच्या ग्राउंडवर आहोत, पण तुला माहितीये तू कोण आहे, कुठून आली आहे, मला माहितीये मी कोण आहे, कुठून आलेली आहे, तर आपण मुक्त नाही आहोत का? जर हो, आपल्याला मुक्त वाटलं की हा फुटबॉलच्या ग्राउंड मध्ये आपण अडकलेलो आहोत आणि आता आपल्याला हेच आपलं घर आहे आणि इथेच आपल्याला राहायचंय, तर आपण बंधनात आहोत। ते पण म्हणजे बंधन म्हटलं तर शरीराचं बंधन, मनाचं बंधन, या जगाचं बंधन, या जगाच्या नियमाचे बंधन, या बंधनामध्ये मुक्त राहायचं आहे। आणि ते कधी शक्य होणार आहे? जेव्हा आपण स्वतःला प्रत्येक क्षणी हे आपल्याला माहिती असेल 100%, जेवढं आपल्याला कन्फर्म माहितीये, जसं मला माहितीये मी आरती आहे आणि मी एक बाई आहे, हे मला आठवण करून द्यायला लागत नाही, तसं मला माहितीये की मी एक आत्मा आहे आणि मी त्या परब्रह्माचा एक अंश आहे आणि त्याचाच हिस्सा आहे आणि त्याचेच गुण माझ्यामध्ये आहे। मी ईश्वर आहे, कारण मी ईश्वराची रचना आहे किंवा ईश्वराचा अंश आहे किंवा ईश्वराचा भाग आहे। जर मी ते आहे तर मी इकडची कशी? नाही, मी इकडे फक्त खेळायला आलेली आहे, माझं खेळून झालं की मी घरी जाणार। हा जर आपण लक्षात ठेवलं तर ऑटोमॅटिकली मुक्त आहोत। आ रही है बात समझ में? अभी जो मैंने એની જ માસ્ટરી કરવાની છે ને? हाँ, શું બોલ્યા હંસાબેન?
એની ઈ જ માસ્ટર કરવા માટે જ એને જ આવ્યા છે. માસ્ટરી કહેવાય. हाँ એને જ હા. मास्टर. जी ममता बताइए. अभिनिवेश में नहीं रहना है उतना ही उनको। हाँ हाँ, लेकिन ये बंधन है, अभिनिवेश है, ये सब डिस्टॉर्शंस हो गए, ये ट्रुथ नहीं है. All right, feeling that I have to become liberated, yes Shailaja, it's wonderful. Feeling that I have to be free means you are feeling that you are in bondage. If you are in bondage, you will think, oh, I have to break free. When you are already free and you know it, there is no bondage. You will just play the game, have lot of fun, जीते या हारे, मजे किए, बहुत मजा आया, हंसते हंसते आए हैं, हंसते हंसते चले जाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ यहाँ पे रहना है, हम कहाँ परमानेंटली आए. हेच आपण हे महत्वाचं. अद्वैत मध्ये शिकलो ना, हे आपण हो. सगळं अद्वैत मध्ये वाचलं. वाच. हा, मला असं म्हणायचं की बाबुल के घर जाना है. हाँ, बाबुल के घर जाना बाबुल के घर जाना. हा. हो, वही स्वाति. आपने अभी टूर के बात किया ना, शिमला हाँ. कश्मीर, ऐसे वैसे ही वो जैसे टूर एंजॉय करते हैं हाँ. वैसे ही करके जाना है। तो समझो इस द्वैत की दुनिया में अगर दुख का पहाड़ टूट जाता है तो मैं तो नहीं दबूंगी, क्योंकि मैं क्या सोचूंगी, मुझे कहाँ यहाँ परमानेंटली रहना है. ठीक है, अभी दुख का पहाड़, कुछ दिन के बाद सुख के पर्वत बनेंगे, उसके बाद मुझे तो घर ही जाना है, तो मैं उसमें उलझूंगी नहीं. हो स्वाती, मला माहितीये तुला तेच म्हणायचं होतं, पण मी मुद्दामून ना हे शब्दांच्या बाबतीत सगळ्यांनाच क्लॅरिटी मिळावी, की आपण जसं विचार, आय डोंट वॉन्ट टू बी अगली, नेगेटिव्ह सेंटेन्स, हा जरी डोंट वॉन्ट असला तरी, बट आय वॉन्ट टू बी ब्युटिफुल, अगेन इट विल बिकम अ पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट. तेवढाच फरक आहे. पण आय नो तू तेच म्हणत होतीस. हो आपण असे हे जन्म घेतोय, ही पण डेस्टिनेशन्स आहेत. हो, हे आणि पण त्या डेस्टिनेशन मधून नाही, आपल्याला पुढे पुढे डेस्टिनेशन पेक्षा ना स्वाती, अगेन परत परत जन्म घेतोय, म्हणजे पहिला डाव, दुसरा डाव, तिसरा डाव. आणि प्रभुत्व मिळवलेलं नाहीये, बरोबर आहे. त्याच्यात जास्त गेम महत्वाचं ओव्हर झालेला नाहीये. झालेला हाँ, नाहीये. हम बार बार जन्म लेते हैं, यानी चलो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, हर गेम में राउंड्स होते हैं ना, वैसे हम लोग राउंड लगाते हैं. लेकिन अगर हम और हाँ ते जे आपण राऊंड लावतोय म्हणजे परत परत जन्म घेतोय, मग तिथे लोक चेंज होतील का? म्हणजे या नाही, लोक नाही शिकलो change होणार. त्याच्यापेक्षा पुढे जास्त अजून काहीतरी, मग पुढच्या लोकात गेलो, असं काही? हे बघ, ऍक्च्युअल पण लोक आहेत, आणि एका आयुष्यामध्ये तू एका भूपासून सत्तेपर्यंत, लोक म्हणजे ना, दे आर स्टेट्स ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, म्हणजे आपल्या चित्तच्या अवस्था आहेत. सो पृथ्वी तत्वावर कुठलंही तुझ्या कुठल्याही स्थानी जन्म, पृथ्वी तत्व पे आप किसी भी कुटुंब में पैदा हो जाओ, गरीब हो अमीर हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो या ना हो, आप कुछ भी हो, कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप जो भी वहां का लाइफस्टाइल हो, लेकिन अगर आप आनंद से रह रहे हैं और आपके अंदर की क्षमता जो है इसका पूरे पूरा उपयोग कर रहे हैं, और अगर आप हर पल इस सत्य के साथ रह रहे हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी, मैं ये पर्सनालिटी, मैं ये माइंड नहीं हूँ, यानी आपने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है. उसको हम मास्टरी कहेंगे. So the whole purpose is to remember who we are and where we have come from. Once we remember that, then we are masters. Right? जिनको हम सद्गुरु बोलते हैं, मैं जग्गी वासुदेव की बात नहीं कर रही हूँ, सारे उनके वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन जितने भी सद्गुरु है, कौन है ये? जिनको ज्ञान हो चुका है कि वो कौन है. हम अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं, हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे में से कई जनों ने वो ज्ञान को जान लिया है, लेकिन वो ज्ञान बुद्धि के लेवल पे है, अभी उतरा नहीं है, अभी अनुभव में आया नहीं है. हा स्तर जेव्हा येईल तेव्हा शरीराची पण गरज लागणार नाही.
हा गरज लागो किंवा त्याचं. न लागो, अस्तित्वात जे काय आपण आहे ना स्वाती, ही देही. इट इज ऑल एनिवे टेम्पररी. म्हणजे आपण आता हे सद्गुरू म्हणजे हे बाबाजी वगैरे जे आपण म्हणतो, जे ज्या पद्धतीने त्यांचं आहे, बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते- ऑपरेट होण्यासाठी यू आर राईट. ऑपरेट हम्म. होण्यासाठी यू डोंट नीड अ बॉडी. यू कॅन हम्म. स्टिल हॅव एन एक्झिस्टन्स ऑन दिस प्लॅनेट विदाउट अ बॉडी. what Swati is saying is absolutely right. जैसे महाअवतार बाबा जी पता नहीं 700-800 साल से कितने सालों से अस्तित्व में है, लेकिन कोई शरीर धारण किया हुआ है नहीं. अगर जिन लोगों को वो गलती से भी दिख गए हो, सबका जो उनका वर्णन है वो एक जैसा है. किसी ने वो उम्र उनकी बढ़ गई या वो 60 साल के दिखे नहीं, वो 16-17 साल के यंग लड़के का ही रूप हर एक ने जो जिन्होंने स्केच किया है या फोटो निकालने की कोशिश की है या जो भी की है, बस वही रूप है. रूप उनका बदलता ही नहीं है, जबकि वो इतने बरसों से पृथ्वी पे, अब वो आते जाते रहते हैं या पृथ्वी में अलग अलग जगह पे घूमते हैं, हमें नहीं पता. राइट? तो यहाँ पे mastery in this dimension would mean the ability to connect to our divine nature even as we continue to exist in our body. Okay, this is the origin and the history of each and every one of us. ये कहानी सिर्फ डॉक्टर न्यूटन की नहीं है, ये कहानी सिर्फ महाअवतार बाबा जी की नहीं है, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की यही कहानी है. हम सब वहीं से आए हैं और आखिर में जब हमारा सब सीखना है, वो सीख के जब हमें मास्टरी मिल जाएगी, हम सब वहीं वापस लौटने वाले हैं. अब बताओ किसको हेट करोगे और किसको लव करोगे, किसको लाइक करोगे और किसको डिसलाइक करोगे, किसको अच्छा मानोगे और किसको बुरा मानोगे, कौन आपको सही लगेगा और कौन गलत लगेगा, सब एक है. दिस इज द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ यू एंड मी. वो कह रहे हैं ये हमारा इतिहास है, ये हमारा, मैं तो कहूंगी इतिहास क्या, ये हमारा सत्य है. राइट? The lengthy process of the evolution of the planet was then set into motion. Cutting the chase, we came to the evolution of the human race. The process of acclimatizing oneself in the earthly environment without retaining the memory of being its creator is no doubt a challenging task. अब क्या हुआ देखो, अब हम आए अस्तित्व में, तो जब हमारा चित्त अस्तित्व में आया, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हमारा अस्तित्व में आया, तो डायरेक्टली हमने मनुष्य रूप धारण किया क्या? नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी तत्व के की जो भी रचना है या आइस एज है या अलग अलग बदलाव में से या युग में से जो गुजरे हैं, तो पहले हम शायद मिनरल फॉर्म में आए होंगे, कहीं पे कोई लोहा होगा, कहीं पे कोई पत्थर होगा, तो हम मिनरल फॉर्म से फिर धीरे धीरे जब हम इवॉल्व हुए तो शायद हम कोई जल प्राणी होंगे, फिर जल से हमने शायद पक्षी का रूप लिया होगा, फिर शायद प्रश्नोपनिषद क्या म्हणते? प्रश्नोपनिषद प्रश्न प्रश्न हाँ, प्रश्न उपनिषद में भी यही समझाया है उन्होंने. और फिर हमने प्राणी रूप लिया होगा और बीच में पेड़ पौधे बने होंगे, और फिर जाके जब हमारा जैसे जैसे हमारी बुद्धि प्रगत होती गई, वैसे वैसे हमने और फाइन ट्यून होके जैसे वो फोन के कुठला का फोन, उसका 5 and 6 and 18 and 19 वर्जन आईफोन. हाँ, तो वो कैसे वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन, तो वैसे हमारा जब इवॉल्व वर्जन बनता गया और हम फाइनली हमने मनुष्य रूप लिया. मनुष्य रूप में भी पहला जन्म शायद हमारा होगा, मैं ऐसा मानती हूँ. एक कहानी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मैं किसी जन्म में कोई शेरनी होंगी या शेर होंगी, और फिर उसके बाद में मेरा पहला जो जन्म हुआ मनुष्य, तो वो शेर या शेरनी होने के गुणधर्म या स्वभाव जिसको हम बोलेंगे, वो तो मेरे पहले जीवन मनुष्य रूप में वो तो साथ मेरे आएंगे.
और वो गुण दिखेंगे, और फिर मैं वहां पे लेसन्स लर्न करूंगी, कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ बुरी चीजें होगी, और मैं सीखूंगी कि नहीं नहीं, ऐसा करके नहीं चलेगा, ये तो मनुष्य लोक है और मनुष्य लोक के नियम अलग है। हाँ, जंगल के नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। और फिर वैसे सीखते सीखते एक एक जन्म में हम सीखते सीखते फाइनली हम ये गेम को जीत जाएंगे। जी हंसा जी। એટલે ઘણી વખત માણસ એ જંગલી પ્રાણી જેવું પણ બિહેવ કરતા હોય ને, જેવું જેની हाँ, વૃત્તિ હોય એ રીતના એ લોકો જીવતા હોય એમ. बराबर बराबर से। हाँ, तो क्या होता है कि धीरे 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 हम खुद को यहाँ की आदत डालते जाते हैं। इसको एक्लाइमेटाइजिंग प्रोसेस उन्होंने कहा है कि ये पृथ्वी का जो वातावरण है, इस वातावरण की हम जैसे आदत, इस वातावरण को सूट होने के पीछे या इसके साथ एक होने में के सारे झमेले में हम कौन है और हमारा घर कहाँ है, उस घर से हम बहुत दूर निकल आए। हम भूल गए कि हमारा घर कहाँ है, और याद रखना मुश्किल हो गया ना, क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ एडजस्ट होने में इतना हमें एनर्जी लगी और इतना कुछ हमें करना पड़ा कि हम वो भूल गए कि हमारा पिता कौन है, हमारा घर कहाँ है, हमारा रचयिता कौन है, हम कौन है और कहाँ से आए हैं, ये हम भूल गए। रिपीटेड एक्सकर्शंस इनटू द प्लेइंग अरीना। तो ये जो पृथ्वी तत्व का प्लेग्राउंड है, मनुष्य रूप में पहले जन्म में खेल खेला, कुछ सीखे, कुछ गलतियां की। हाँ, याद करो आपने जब पहली बार पत्ते खेले होंगे या कोई भी रमी का गेम खेला होगा या कोई भी गेम खेला होगा, अभी रूल्स ठीक से ध्यान में नहीं आए तो गलतियां की होगी। तो repeated excursions into this playing arena from our real home in the spiritual realm, learning in some, playing in some, failing in some, growing in some, we have finally reached the specific station in this journey that we find ourselves in today. तो कई गलतियां हुई, तो देखो हम आत्मा थे, हम सत्यलोक से ही आए हैं, और हम सत्यलोक से भूलोक तक का हमारा जो प्रवास रहा है, हमारी जो जर्नी रही है, अब हमें वापस सत्यलोक जाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हम कई ये खेल में कभी कभी हम फेल हो जाते थे, कभी कभी हम कुछ सीखते थे, कभी कभी हम ग्रो होते थे, और फाइनली आज हम वहां पे है जहां हम अभी है, इस मोड़ तक हम पहुंच गए। This particular aspect of this story that I would like to draw your attention to is that of our true identity. कहने की, इस कहानी कहने के पीछे ध्येय ये है, ध्यान इस बात पे दो कि आप सच में कौन हो, ये बस मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं, we are all essentially spiritual beings shaping ourselves into a human form to play our part in this divine venture. एक जन्म में दुर्योधन बने, किसी और जन्म में अर्जुन बने, और किसी जन्म में कृष्ण बने। हमने सारे रूप लिए हैं और हम अनेक रूप लेते आ रहे हैं। तो हम है पर ब्रह्म, हम है ब्रह्म, हम है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। सो यही, ये डॉक्टर न्यूटन से ही मैंने ये सेंटेंस पहली बार सुना था कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स कम ऑन प्लैनेट अर्थ फॉर अ अर्थ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम आत्मा है जो मनुष्य अनुभव के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो द ह्यूमन बीइंग is a condensation of a portion of the soul into matter. तो जब हम, वो जो हमारा आत्मा है, वो आत्मा का भी पूरा आत्मा ने यहाँ पे ने आत्मा का एक अंश जो है उसने अस्तित्व प्राप्त किया है, उसने अस्तित्व लिया है। यानी मेरे आत्मा का मैं अंश हूँ जिसने इस शरीर, इस आरती नामक शरीर या ये पर्सनालिटी जो है, ये रूप लिया हुआ है।
through this process of condensation, the quintessential trinity of body, mind, and spirit came into existence. The spirit being that portion of the soul that incarnated as a human, and the mind serving as an intermediary between the spirit and the body. देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कौन है? हम मन, शरीर, आत्मा स्वरूप है। ठीक है। अब शरीर में आत्मा रह रहा है, और आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला कौन है? मन है, मनस जिसको हम कहते हैं। तो ये वो ट्रिनिटी है, ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहेंगे वैसे। तो वो जो है, जो हमें बॉडी, माइंड, स्पिरिट, the spirit being that portion of the soul that incarnated as a human, and the mind serving as an intermediary between the spirit and the body. This is our true identity. अब यहाँ पे मनस यानी चित्त कहना चाहती हूँ मैं एक्चुअली। ओके, मनस नहीं, बट मनस चित्त का ही हिस्सा है। चित्त में मन, बुद्धि, अहंकार तीनों चित्त का हिस्सा है। ओके, योगा में आपने अंतःकरण चतुष्ट पढ़ा होगा, और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 वर्गीकरण हमने पढ़े हैं। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार ये चित्त का ही हिस्सा है। इस चित्त के अंदर ये तीनों समाते हैं। इस बात को याद रखो। वी आर कॉन्शियसनेस, the mind, the ego, and the intelligence are a part of our consciousness. That is what we are saying. So sometimes when different text uses different words, there is a tendency to get confused. No confusion. So we are body, body, consciousness, and spirit. तो आत्मा है, इस शरीर के अंदर है, और मेरे शरीर के को मेरे आत्मा के साथ कौन जोड़ता है? मेरा चित्त, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा वो हिस्सा जो जानता है कि मैं हूं, या मुझे एहसास दिलाता है कि मैं अस्तित्व में हूं। ये हमारी, दिस इज अवर ट्रू आइडेंटिटी, ये हमारा सत्य है। अब उन्होंने हाईलाइट में लिखा है, अ हेल्थी ह्यूमन बीइंग is the one who is in alignment with his true identity. This is like a definition. आप इसको लिख भी ले सकते हो। मैं सोच रही हूँ मैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे ये कोई सेंटेंसेस आपको टाइप करके भी भेज दूंगी, ताकि आप वो एफर्मेशंस के साथ ये जो हमारा सत्य है, इन बातों को दोहराते रहो। एक निरोगी व्यक्ति वो कहलाएगा। दिस इज सो, परत सांगा नाही सांगते अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज वन हु इज इन अलाइनमेंट विथ हिज ट्रू आइडेंटिटी। कोई भी मनुष्य पूरी तरह से आरोग्यवान है, ऐसा हम कब कह सकेंगे कि आप निरोगी हो, आप पूरी तरह से आरोग्यवान हो? ये हम कब कह सकेंगे? जब आप अपनी आत्मा के साथ एक रूप होते हो, या अपनी आत्मा के स्तर पे के साथ एक रूप, यानी अलाइनमेंट में, यानी आपका जीवन जो है वो आत्मा रूपी आप व्यतीत करते हो। You live life at that higher consciousness. You live your life at the soul level, not at the body level, not at the mind level, not at even the level of the intelligence. You live it at the soul level. And what is life at soul? What is the life of a soul like? सच्चित आनंद, परम आनंद, परम सत्य में जो जीते हैं, जो सत्य को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम आरोग्यवान कहेंगे, हेल्थी कहेंगे। ऑलराइट, हीलिंग। अब देखो, अगर हेल्थी हम है, ऐसा अगर आरोग्य और अनारोग्य इसकी बात की हमने, तो हीलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस द नेचर ऑफ वंस ट्रू आइडेंटिटी। हम तब तक बीमार है, हम तब तक रोगी है, हम तब तक बीमार है, जब तक हम ये नहीं जानते कि हम असल में कौन है, आपण कोण आहोत हे जर आपल्याला माहिती नसेल,
तर आपण आजारी आहोत आणि बरं व्हायची गरज आहे, हीलिंगची गरज आहे. मुझे हीलिंग की जरूरत तब होगी जब मैं नहीं जानती कि मैं पूर्ण हूं. जब तक मैं खुद को आधा अधूरा समझ रही हूं, तब तक मेरे लिए मुझे हीलिंग की जरूरत महसूस होगी. क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है, उसे कोई I am whole and complete. आई एम होल एंड I'm कंप्लीट. whole. यस. हाँ, क्योंकि ये खुद को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये बार बार खुद को बोलना है, इसकी याद बार बार खुद को दिलानी है. हीलिंग इज द प्रोसेस. माधवी मी लिहून पाठवते व्हॉट्सअपवर, ओके, काळजी नको. Healing is the process of bringing into conscious awareness the nature of one's true identity. देखो, मुझे याद नहीं है, मुझे महसूस नहीं होता कि मैं एक आत्मा हूं, तो क्या मैं एक आत्मा नहीं हूं? हूं, लेकिन मुझे कॉन्शियसली पता नहीं है, या मेरे जहन में अब भी वो नहीं है. अगर मैं भूल जाती हूँ कि मैं पूर्ण हूं तो खुद को अपूर्ण समझूंगी. अगर मैं भूल जाती हूँ कि मुझ में तो कुछ कम नहीं है तो मैं खुद को कम समझूंगी. पढ़ता है या सही है? ऑल राइट. यहाँ पे उन्होंने ये कंप्लीट किया, लेकिन डॉक्टर न्यूटन जैसे सर्वप्रियानंद जी है या बहुत सारे अच्छे टीचर्स है. डॉक्टर न्यूटन बहुत अच्छे टीचर्स है, और कोई भी अच्छा टीचर होता है वो जब भी किसी चीज की बात करता है तभी नीचे आखिर में रादर उस लेसन के एंड में समरी जरूर देता है. तो उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने इस सारी बातों का कि एक बात क्या है, यानी मुद्दे, यानी समरी यहाँ पे उन्होंने दिया है. पहली बात है, बिफोर द क्रिएटेड वर्ल्ड as we know it came into existence, there was just inconceivably vast limitless ocean of divine consciousness. तो ये जो ब्रह्मांड निर्मिति से पहले क्या था? सिर्फ एक अनंत परब्रह्म या अनंत ब्रह्म था. दूसरी बात, units of consciousness individuated as soul from this divine source, endowed with all its quality and set out to create and explore simultaneously new worlds, realms and dimensions. और जब हम अस्तित्व में, यहाँ पे बहुत अच्छा पिक्चर उन्होंने दिया है. इस पिक्चर में आप देखोगे कि कैसे लोग एक कॉन्शियसनेस के स्पार्क्स कैसे उस सोर्स में से निकले. तो यूनिट्स, हमारा चित्त जो है ये चित्त अस्तित्व में आए और कुछ इस ब्रह्मांड में गए, कुछ उस ब्रह्मांड में गए, कुछ इस ग्रह पे गए, कुछ उस ग्रह पे गए, और अपने अपने हिसाब से. लेकिन हमने याद रखना है कि सबके अंदर वही गुणधर्म, वही क्षमता, परम आनंद, परम प्रेम, परम सत्य, ये ही गुण को लेकर हम जन्म आए हैं. जो ब्रह्म के गुण है वही हमारे गुण है. ये दूसरी बात. तीसरी बात, each dimension, each reality that came into existence set itself up within its unique framework or operation. जैसे पृथ्वी का ग्रह तैयार हो गया और पृथ्वी की रचना हुई तो पृथ्वी के कुछ अपने नियम लागू पड़े, उसी तरह से हर ब्रह्मांड के, हर ग्रह के अपने अपने नियम अनुसार हर स्तर तैयार होते गया. The earth dimension, that which seems like home to us, is one such venture. तो हम यहाँ पे इस पृथ्वी तत्व पे, ये हमारा एक एडवेंचर है. उस एडवेंचर के लिए हम यहाँ आए हैं. जब हमारा एडवेंचर पूरा हो जाएगा, जब उस शिखर पर पहुंच के हम झंडा गाड़ देंगे, फिर हम घर को लौटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. ऑलराइट, देन वी विल स्टार्ट रिटर्निंग. ओके, यहाँ पे उनका प्रोलोग खत्म हुआ. अब असली बात पे आते हैं, सेक्शन 1, चैप्टर 1 सेक्शन 1. जैसे मैं कनाडा आई और अब वेट कर रही हूँ कि कब इंडिया आऊं वापस. सच बात है शैलजा, बिल्कुल.
घर की बहुत याद आती है, हम कहीं भी चले जाए। मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 डेज रहने की, फिर मुझे घर जाना होता है। એવી રીતે જ આપણે આવ્યા છીએ, પછી પાછા ઘરે જવું છે. बस मारा शब्द तमे ले लीधा। मैं वही बात कहने रही थी कि जब हमें वो एहसास आने लगेगा ना कि बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, या अब बस हो गया, ये सुचित्रा सेम विथ यू। अब अगर ऐसा हमें लगने लगा कि नहीं अब बस हो गया, बहुत जीवन, मेनी लाइफ टाइम्स वी हैव लिव्ड ओवर हियर, बट नाउ आई रिमेम्बर वेयर आई केम फ्रॉम एंड आई नाउ वांट टू गो होम। हाँ, और फिर मैं राह देखूं कि चलो भाई अब मुझे मेरे घर जाना है, तब जाके हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होगी। ऑलराइट, आता आपण वाचतोय त्याप्रमाणे आपण जिथे जाऊ ते आपलं घर वाटलं पाहिजे. हा, इन अ वे म्हटलं तर, कारण ते पृथ्वी तत्वावर आहे, पण मी म्हणते की ह्या पृथ्वी तत्वावर घर मानूनच नाही घ्यायचंय. मानूनच नाही. म्हणून जिथे जाऊ ते घर. हा, पण सगळीकडे टेम्पररी आहे, मग. परमनंट घर कुठे आहे? म्हणून तर आपण समाधि अवस्थेची पतंजलि जो बात करते हैं, समाधि अवस्थे की बात करते हैं, सम आदि। जब वो ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं, आदि यानी ज्ञान, और सम, उस सम में उसमें हम वी विल बी इन इक्वानिमिटी ऑफ दैट नॉलेज। तो ये जो स्वाति कह रही है कि भाई यहाँ पे भी घर का महसूस होगा, लेकिन हमें याद आ जाएगा कि हम कौन है और कहाँ से आए। ऑलराइट, चलो आगे चले। हाँ, अब शुरू होता है हमारी जर्नी, वो है द बॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर के बारे में। अब इस शरीर को बहुत अच्छी तरह अगर आप समझ जाओगे और उसके अनुसार अगर आप आपके एफर्मेशंस बनाओगे, तो आप जो भी कुछ बीमारी या जो भी तकलीफ है, कोई वेट लॉस करना चाहता है, कितनी लिस्ट लोगों ने सबने वर्कशॉप में शेयर की कि ये करना, मैम प्लीज सेंड पिक ऑफ समरी ऑन ग्रुप, आई विल तो जो भी जो भी हम आई कुड आई शुड हमने जो भी लिस्ट निकाली है ना, वो सब हो जाएगा अगर हम समझ जाए पहले हमारी शरीर को। अब यहाँ पे द बॉडी लिख के उन्होंने एक उसके नीचे और एक हेडलाइन दी है, द बॉडी नेवर लाइज। हमारा शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर आपका शरीर चिल्ला रहा है कि मुझे दर्द है, दर्द उसकी आवाज है। जो भी जड़त्व आपको अगर महसूस हो रहा है, हैवीनेस, तो वो उसकी आवाज है, वो बातें कर रहा है आपसे। इफ यू आर फीलिंग लाइटनेस, तो वो भी शरीर की आवाज है, वो बातें कर रहा है आपसे। जो भी शरीर बोलता है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात समझो, आपका शरीर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर आपका शरीर कहता है मैं थक गई हूं, प्लीज सो जाओ, आराम कर लो, योग निद्रा ले लो। हाँ, आराम के अनेक तरीके हैं। आराम कुर्सी पे बैठ लो, आंखें बंद कर लो। हाँ, सो द बॉडी नेवर लाइज। अब वो कहते हैं, आई रिमेम्बर दिस फेरी टेल आई हैड रेड व्हेन आई वाज अ यंग व्हेन आई वाज यंग, कॉल्ड द प्रिंसेस एंड द पी। मुझे ये कहानी याद है, जब मैं बहुत छोटा था ये कहानी मैंने पढ़ी थी, राजकन्या और मटर, मटर का दाना। हाँ, कहानी क्या थी? राजकन्या और मटर का दाना। इट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस हु वाज अनएबल टू It is about a beautiful princess who could not who could not sleep at night, who was unable to sleep all night, although the best bed in the whole kingdom is laid out for her. Every morning she would wake up without having slept a wink, as she found her bed very, very uncomfortable. तो ये कहानी उस राजकन्या की है जो रात भर सो नहीं पाती थी, और कितनी भी अच्छी गादी उसके लिए ले आए, पूरे राज्य में अच्छी से अच्छी गद्दी उसके लिए ले आए, वो सुबह जब उठती थी तब रात भर जगी होती थी
उसके गद्दी पे उसको नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि वो गद्दी उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी। वो कंफर्टेबल नहीं थी। The king and the queen ordered that an extra mattress be added to her bed to make it more comfortable. तो अब राजा रानी ने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने क्या सोचा, एक गद्दी के ऊपर दूसरी गद्दी चढ़ा देते हैं और फिर वो सो सकती है क्या, देखते हैं। दो गद्दी पे भी सो नहीं पाई, इसलिए उन्होंने तीसरी गद्दी भी लगवाई। इस तरह से गद्दी पे गद्दी वो लगाते गए। Friends, just give me 1 second, okay? बहुत ही ज्यादा शोर है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा उनको बोल दिया, थोड़ा एक 15-20 मिनट रुक जाओ करके। ऑल राइट, सो however the princess still could not sleep and complained of her discomfort. ओके, फिर भी उसको वहां पे नींद नहीं आती थी, फिर वो कहती थी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। The following day, one more thick and fluffy mattress was added with the hope that the matter would be resolved. तो अगले दिन और एक गद्दी लगा दी, एक मऊ मऊ सॉफ्ट वाली गद्दी और एक चढ़ा दी, ये सोचते हुए कि शायद अब वो सो पाए। बट उसका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। Alas, that did not help either. Every morning the princess would wake up without having slept a wink, and every day an additional mattress would be laid on her bed with the hope of making it more comfortable. Eventually, the princess's bed had become so high that she had to use a long ladder to climb onto it, and yet the problem remained. ओके, यहाँ पे उन्होंने चित्र दिया है, तो गद्दी पे गद्दी चढ़ाते चले गए कि भाई शायद वो सो पाए, और आखिर में तो उसको एक सीढ़ी लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता था, एक लैडर लेकर उसको चढ़ना पड़ता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा था। The king and the queen became concerned and decided to look into the matter very seriously. अब राजा रानी को बहुत ही चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा कि नहीं, इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, क्यों ये इतनी अच्छी गद्दियां लाके दी, ये सो क्यों नहीं पा रही है। After much investigation was carried out, it was discovered that the cause of the prince's discomfort was a tiny pea which was buried underneath all of the mattresses. तो जब वो पूरे सारी गद्दियां निकाली और जड़ कर जाके देखो क्या है प्रॉब्लम, तो पता चला कि वो सारी गद्दियों के नीचे, बिल्कुल नीचे एक मटार का दाना था। वाटाणा म्हणतो ना आपण, एक मटार का दाना था जो उस राजकन्या को चुभ रहा था और जिसके वजह से वो अस्वस्थ हो जाती थी। This poor little pea was overlaid with so many layers of bedding and yet could not go unnoticed. अब वो इतना सा मटर का दाना, उसके ऊपर इतने गद्दियों के स्तर लगा दिए, पर वो मटर का दाना ध्यान खींचते ही रहा, वो राजकन्या को बेचैन करते ही रहा। उस मटार के दाने को नजरअंदाज नहीं कर सके। Once the pea was removed, the princess no longer needed such a high bed and was able to sleep comfortably thereafter. फिर वो मटर का दाना जब निकाल दिया गया, अब इतना ऊंचे गद्दे की जरूरत नहीं थी, राजकन्या आराम से वहां सो सकती थी। Moral of the story, when I read it then, तब जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी, वो कह रहे तब कहानी का उद्देश्य क्या था, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कांट रिमेम्बर, मुझे अभी याद नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी व्हेन आई रिकॉल इट टुडे, लेकिन आज जब मैं उस कहानी को याद करता हूँ, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसका कहानी का मतलब ये है, द बॉडी नेवर लाइज,
शरीर झूठ कभी नहीं बोलता। अगर तुम्हारे शरीर को नीचे दबा हुआ, बहुत लेयर्स के नीचे दबा हुआ एक मटर का दाना चुभ रहा है, तो वो चुभ रहा है, शरीर झूठ नहीं बोलता। द बॉडी नेवर लाइज। There is no greater truth in our three-dimensional world than the fact that everything that belongs to this world is a manifestation of consciousness into a physical medium. Our body is one such manifestation of our soul. इस पृथ्वी तत्व पे ये जो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड है, हर एक चीज अस्तित्व में आई है। जैसे हर वस्तु अस्तित्व में आई है, वैसे हम भी यहाँ पे अस्तित्व में, हमारे शरीर ने भी एक मैनिफेस्टेशन किया है, या अस्तित्व में हमारा शरीर भी आया है। किसका अस्तित्व है? आत्मा का। उसने जड़ रूप लिया है। एक आत्मा और दूसरा जड़, सो एक अस्तित्व रूप लिया है। Our body is one such manifestation of our soul. Our every thought and feeling gets translated into physicality while operating in this medium. और जब हम शरीर में होते हैं, तो हमारे शरीर में उठने वाला हर विचार और हर भावना हमारा शरीर में दिखेगा। हर विचार दिखेगा, हर भावना हमारे शरीर में दिखेगी। शरीर उसका स्थूल रूप है या दृश्य रूप है। आत्मा अदृश्य है, शरीर दृश्य है, विजिबल। Every thought and every feeling will be shown by our body. The body never lies. आप किसी को पूछो, अगर दिख रहा है कि उसका शरीर रचना नॉर्मल नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज डिसऑर्डर में है, ये हमें आंखों से दिख रहा है, आप उनको पूछो आप कैसे हो? मैं मस्त हूँ, मजे में हूँ। क्या ये सच होगा? ये नहीं होगा। आपको अगर मस्त मजे में लग रहा है, तो आपके शरीर में वो दिखना चाहिए। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप महसूस करते हो, वो तुम्हारे शरीर में दृश्य हो जाएगा। तुम्हारे विचार दिखते नहीं है, अदृश्य है, इनविजिबल है। तुम्हारी भावनाएं दिखती नहीं है, इनविजिबल है। कौन दिखाता है भावनाओं को, विचारों को? शरीर। अगर तुम्हें खुशी हो गई, चेहरा कैसे खिल उठता है? किसने दिखाया तुम्हारी खुशी को? तुम्हारे शरीर में। अगर तुम्हें दुख हुआ, कौन दिखाता है कि तुम्हें दुख हो रहा है? आंखों से बहने वाले आंसू, शरीर। हमारी हर भावना को कौन दिखाता है? हमारा शरीर। और शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। ओके, ये एक बार उतर गई ना। हाँ सुचित्रा, बोल ना। आपण म्हणतो ना बॉडी लँग्वेज, यस, बॉडी, हा बॉडी लँग्वेज वरनच कळतंय असं. करेक्ट. So the body speaks the language of the mind, the language of the emotions. It is all who speaks it? The body speaks it. The mind cannot speak on its own. Inside you it will talk, but you can't hear it. Right? Okay. As a creative person, let us say you had a choice between becoming a writer, a painter or a musician. हाँ, समझो अगर आप में बहुत सृजनशीलता है, आप क्रिएटिव हो, और तुम्हारे पास चॉइस है कि या तो तुम एक लेखक बनो, या तो तुम एक कलाकार बनो जो पेंटिंग करता है, या तो तुम एक म्यूजिशियन बनो, यानी गाना बजाने वाले, तो म्यूजिशियन बनो। अगर आपके पास ये चॉइस है, you would pick one of them as your chosen medium of expression. सब लोग कहेंगे नहीं नहीं हम सब हो चालेल, पण त्याला सांग you can work on some other area. हाँ, बाकी चलने, फक्त इकडे माझ्या डोक्यावर नको. So everybody, सब लोग बोलेंगे, क्या सब बोलेंगे हम लेखक ही बनेंगे? नहीं, कोई ये चूज करेगा, कोई वो चूज करेगा. You will pick one of them as your chosen medium of expression. Every creative piece that you produce thereafter will certainly be a translation of your thoughts onto the chosen medium, your perception of the world, your feelings and your reactions to stimuli. There is no other way.
समझो आपने अगर एक लेखक बनना चुना, हाँ, अगर आपने सिलेक्ट किया कि मैं एक लेखिका बनूंगी या मैं एक लेखक बनूंगा, तो आपके दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है, उस दुनिया के बारे में आपकी जो भावनाएं हैं और जो आपके विचार है, ये कहाँ पे दिखेंगे? आपके लिखाण में। अगर आप म्यूजिशियन हो तो आपके विचार, दुनिया का दृष्टिकोण, योर परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके रिएक्शंस, इस दुनिया को जो भी रिएक्शन आप दे रहे हो, और आपके दुनिया को देखने का नजरिया, ये कहाँ से दिखेगा? आपके गाने बजाने में। हर कला में से हम क्या करते हैं? खुद को व्यक्त करते हैं, राइट? सो और कोई तरीका है ही नहीं। तो आप जो भी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? हर पल अभी आप सुन रहे हो। आप अगर हाउसवाइफ हो, आप अगर कोई ऑफिस में बैठे हो, जॉब पे हो, जॉब कर रहे हो, घर काम कर रहे हो, या आप क्लासेस ले रहे हो, या आप सुन रहे हो, या बोल रहे हो, या पेंट कर रहे हो, या राइटिंग कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? खुद को व्यक्त कर रहे हो। You are expressing yourself through all your actions, not only creativity. अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो तो वो भी आप खुद को व्यक्त कर रहे हो। अगर आपने कोई मुखौटा पहन रखा है तो वो भी आप खुद को व्यक्त कर रहे हो। छुपाने की कोशिश, असली चेहरा छुपाने की कोशिश, या जो महसूस हो रहा है उसको न दिखाने की कोशिश, ये भी तो ये व्यक्त हुआ, राइट? सो had you chosen to paint, everything that you went into your painting, including the theme, the medium on which you paint, the colors, every stroke of brush would have significance. Your reasons for कौन सा रंग आपने चुना, कौन सा पेपर आपने चुना, उस पे आपने क्या ड्राइंग किया या क्या पेंटिंग किया, आपका हर चॉइस ये आपका व्यक्त होना है, आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। Your reasons for producing that piece of art, the way you did, would be in resonance with your thoughts and feelings on the subject. अब आपने किसी विषय को चुना है तो आप उस विषय के बारे में जो भी पेंटिंग या राइटिंग या जो भी आप बोलोगे, ये आपके विचार और भावनाएं व्यक्त होना है, उसी को व्यक्त करोगे। और क्या कर सकते हैं? हर पल व्यक्त होगे। There would still be 10 different interpretations and representations of each one reflecting the unique personality of the artist. Our body is the most intimate reflection of our consciousness, produced by our soul onto the medium of matter. अब देखो, again very very important statement. हमारा जो चित्त है वो हमारी आत्मा को शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। हमारा शरीर यानी हमारा चित्त हमारी आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम है। Is it clear? Our consciousness projects the soul in the form of our body. Right? तो वो जो परब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ये कुछ नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। जो भी कुछ होता है वो हमारा चित्त कर रहा है, हमारा कॉन्शियसनेस कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है? हमारे बॉडी माइंड के माध्यम से। क्लियर? ऑलराइट। Our body is the most intimate reflection of our consciousness, produced by our soul onto the medium of matter. अदृश्य को दृश्य बनाता है हमारी जागरूकता,
हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस जो इनविजिबल है उसको विजिबल बनाता है. As many people as there are many interpretations of human form exist. That many variation of consciousness exist. कितनी चित्तभूमि है योगा के स्टूडेंट्स बोलेंगे? सिर्फ 4 या 5. हाँ, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध. जितने व्यक्ति उतने प्रकार के चित्त है. जितना कुछ जीवात्मा उतने प्रकार के, जितने प्रकार के जीवात्मा उतने प्रकार के हमारे चित्त है. ओके, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर बॉडी. अब हमारा शरीर का हर हिस्सा, फ्रॉम द कलर टू द टेक्सचर ऑफ अवर स्किन, त्वचा का रंग, त्वचा का टेक्सचर, फ्रॉम अवर फिजिकल फीचर्स टू अवर बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो रूप है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, हमारे नाक, हमारा कान, हमारी आंखें, हर एक का अलग अलग जो है, वहां से लेकर तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, सबका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है. इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस. ये हमारे चित्त से उभरता है. हमारा चित्त है जो इसे अस्तित्व में लाता है. हर शरीर का हर हिस्सा, ठीक है. The body therefore is our most direct contact with the consciousness. अगर जागरूकता के साथ, अगर कॉन्शियसनेस के साथ तुम्हें जुड़ना है तो कैसे जुड़ोगे? शरीर ही माध्यम है. तो यार मैं कितनी मूढ़ हूं, मैं क्षिप्त विक्षिप्त में रहती हूँ, मैं मर जाती हूँ ताकि मैं निरुद्ध हो जाऊं. मरने से निरुद्ध नहीं होने वाले हैं. ये शरीर के माध्यम से ही जो भी होना है वो होगा. द बॉडी therefore is our most direct contact with our consciousness. Everything one ever needs to know about oneself. खुद के बारे में आप जो भी जानना चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो, हर एक वो बात जो खुद के बारे में आप जानना चाहते हो is contained in the body itself. वो आपके शरीर में है. शरीर को जानो, खुद को जान जाओगे, ये वो कह रहे हैं. अगर अपने शरीर को जानोगे तो खुद को जान पाओगे. When we walk into a store that sells modular furniture, we can buy as many numbers of certain kind of furniture as we require. These store take bulk orders and are capable of delivering, say, 1,000 chairs looking exactly the same color, same dimension, same depth, same incline, and so on. One does not have to be a scientist to understand that once the specifications are given, a mold is prepared, and then any number of pieces can be produced. Nevertheless, it is fascinating to observe the exact likeness in each of these pieces. Every fold, every bend, every curve is replicated in these pieces perfectly. There is no intriguing mystery in how it came about. The simple and obvious reason is the mold. किसी भी दुकान में चले जाओ, एक जैसी कुर्सियां आप चाहते हो, 1000 कुर्सी आपको ऑर्डर करनी है, वही रंग की, वही स्पेसिफिकेशन, वही डायमेंशन की, वही माप की, तो वो आपको मिल सकती है. कैसे? क्योंकि सारी हजार कुर्सियां आपकी एक सांचे में से बनाई है. तो उत्तर क्या है? सांचा. जैसा सांचा वैसे बल्क प्रोडक्शन हम कर सकते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज फैशन्ड इन द सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. हम भी सब एक ही सांचे से आए हैं. हमारा शरीर भी एक ही मोल्ड से आया है. Our beliefs, thoughts and feelings form the specification. कितनी ऊंची कुर्सी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका बेस कितना होना चाहिए, उसका जो भी मेजरमेंट है, हमारे शरीर का मेजरमेंट हमारी भावनाएं, हमारे विचार
बनते हैं and prepare the mold upon which our consciousness pours itself into physicality. तो हमारी विचारों और भावनाओं के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा चित्त खुद को शरीर के उस ढांचे में डालता है और हमारा शरीर हमारे विचार और भावनाओं के मेजरमेंट के हिसाब से बनता है। ना सिर्फ जन्म हुए तभी नहीं, अब भी इस क्षण जो हमारे शरीर की रचना है, जो हमारा शरीर दृश्य दिख रहा है, वो हमारी विचारों और भावनाओं के हिसाब से उस स्पेसिफिकेशन से बना हुआ है। देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ अवर बॉडी देयरफॉर दैट इज अनट्रू। कहने की बात ये है, शरीर का एक भी कण झूठा नहीं है। इट हैज बीन मोल्डेड बाय अस, इसे हमने ही बनाया है। ये जो ढांचा है, ये जो सांचा है, इसको हमने ही बनाया है। हमने ही विचार और भावनाओं के स्पेसिफिकेशंस देकर इसे बनाया है इन ट्रू लाइकनेस ऑफ द कॉन्शियस एज वेल एज एन अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ। अब आप कहोगे मैंने ये तो नहीं मांगा था। हाँ, आपने बिल्कुल यही मांगा था, सिर्फ आपको कुछ याद है और कुछ याद नहीं है। तो कुछ कॉन्शियस है, कुछ अनकॉन्शियस है, लेकिन आपने जैसा ऑर्डर किया था एग्जैक्टली वैसी ही डिलीवरी आपको मिली है। आप ये बोल नहीं सकते कि मेरा शरीर मैंने ऐसा नहीं मांगा था। यहाँ पे हम रुकते हैं, इसके बारे में सोचो। ओके, तो फिर आगे का तो अब शरीर का क्या करेंगे, ये अब हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे। So first know that this every cell of my body is exactly as I had ordered it. I created my body. I gave the specifications. What were my measurements? मापदंड मेरा क्या था? My thoughts and my emotions. मेरे विचार और मेरी भावनाएं, उसके हिसाब से ये शरीर। अब आप बोलोगे मेरे शरीर में शायद मुझे थायराइड का इश्यू है, शायद बीपी का इश्यू है, शायद शुगर का इश्यू है। भैया आपने ऑर्डर दिया था। एक बार इस बात को हम स्वीकार कर ले, एक बार हमारी सच्चाई को हम मान ले, अब मैं क्या करूं कल पढ़ेंगे। पटतय का? हाँ, कितना सिंपल समझा दिया। आणि किंवा असं पण असेल की आपण जे त्यांनी म्हटलं ना त्या हेल्दी पर्सनच्या अलाइनमेंट साठी आपण जे ठरवून आलो ते आपण करत नाही, त्यावेळेला हे आपल्याला सगळं मिळतं, ते पण असू शकेल। हाँ, कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोन्ही आलं त्याच्यामध्ये। हाँ, कुछ चीजें हमें याद है, हाँ ये मैंने गुस्सा पकड़ के रखा है, या ये मैंने दर्द पकड़ के रखा है, या मैं तो जो मेरे शरीर अब रिफ्लेक्ट, देखो एलर्जी आ जाती है, ये होता है वो होता है। हमारा बॉडी हर भावना को, हर विचार को दर्शाता है, दृश्य रूप देता है। ऑलराइट। मस्त आहे। कबूल है? तो कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है। 3 times कबूल है। कबूल कबूल कबूल। કબૂલ. ક્યાંય ભાગી નહીં જાઓ, તમને કરવું જ પડશે। और બાકી देखो, કબૂલ नहीं करूँ तो कबूल करવું પડશે। हाँ, अब देखो, जो हमने यू कैन हील योर लाइफ में एफर्मेशन बोलना, बोलो। यस अंजलि, एफर्मेशन बोलो, ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि हाँ, कबूल नहीं है। है, साची बात। मैंने तो ये नहीं मांगा था, ये मेरा नहीं है। ये कहाँ से आया पता नहीं, शायद मम्मी डैडी के जीन्स में से आया। हमारे फैमिली में डायबिटीज है। कितना झूठ बोलेंगे हम।
अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है और आपके जीन्स में से डायबिटीज होता तो 5, 7, 10 साल की उम्र में आपको वो ऑलरेडी डिटेक्ट हो जाता। हाँ, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद सब तुमने बनाया है, सब हमने बनाया है। ओके। अगर मोटे हैं या मैं बहुत मोटी हूँ, किसी का कहना है मैं बहुत पतली हूँ और इसलिए मैं कमजोर हूँ, कोई कहेगा मैं बहुत मोटी हूँ इसलिए मैं आलसी हूँ। सब कुछ तुमने जैसा मांगा वैसा तुमको मिला हुआ है। तुमने मांगा क्या? तुमने खुद बनाया है, मांगने का सवाल ही नहीं होता है। राइट? स्टे विद दिस, स्टे विद दिस थॉट। इसके चिंतन मनन में रहो कि ये शरीर, अपने शरीर को देखो, ये हाथ है, ये हाथ मैंने बनाए हैं। ये हाथ मेरे मेरे हर विचार, मेरा लिवर, मेरा स्टमक, मेरा पैनक्रियाज, मेरा ब्रेन, मेरा बोन्स, मेरे मसल्स, मेरे हर विचार और भावना को का दृश्य रूप है। इसको समझो। और अगर ये दृश्य रूप आपको पसंद नहीं है या इसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो जो अदृश्य है, वो जो मटार का दाना है, उसको निकालना होगा। वो मटर का दाना निकल जाता है तो दृश्य रूप में भी में कोई अस्वस्थता नहीं रहेगी, स्वस्थ हो जाएंगे। हमको सबको वो मटर का दाना ढूंढना है। મસ્ત એકદમ મને તો ગાદલા નાખ્યા કરો ઉપરા ઉપરી डालते रहो गद्दी पे गद्दी, दबाते रहो सारे दुख दर्द विचारों को। हाँ माधवी बोल। मटारचा दाणा शोधायला मदत करावी लागेल थोडीशी. कोणी कोणाची मदत करत नाही, स्वतःनी स्वतःची मदत करायला लागेल. થેન્ક યુ અનિતા. દૂરબીન લઈને જોવું પડશે આમ દૂરબીન લઈને એ આગળ અંદર અંદર જઈને કઈ રીતે જોવું અને કઈ રીતે ઓળખવું અને શું કરવું આગળ કરશું આપણે. कल पढ़ेंगे. બહુ મસ્ત છે એમ अभी रुकते हैं यहाँ આપણો पर. આ જ ગ્રુપમાં આવશે પાછું. हाँ, આ ग्रुप આ જ ગ્રુપ છે કે બીજું ગ્રુપ છે? ના ના આજ છે. હા, એટલે કાલે મારું લિંક ખુલી નથી એટલે મારી ને રસીલાબેનની બેઉની. અચ્છા, તો કેમ ના ખુલી? તો કાલે ખબર નહીં. તમે જોઈન ન થઈ શક્યા તો હું હા. ફ્રાઈડે ના હું યુટ્યુબ પર નાખીશ ને ત્યારે ડે 1 નું સાંભળી લેજો. હા, કારણ કે અમારે બેઉનું ના ખુલ્યું. પૂછવા હમ. ગઈ તો એમનું બી ના ખુલ્યું. અચ્છા, હર ફ્રાઈડે ના હું શૈલજા ટુ ગુડ, થેન્ક યુ. યસ, હર ફ્રાઈડે ના હું મંડે ટુ ફ્રાઈડે ના લેક્ચર્સ યુટ્યુબ ઉપર નાખીશ. હા, તો ડે 1 નું તમે સાંભળી લેજો અને બીનાબેન ને કહેજો ડે 2 નું સાંભળે. હા હા આજનું મસ્ત હા આજે મેં ઘણું બધું લખ્યું છે મારા હિસાબે હા ચાલશે. મેન પોઈન્ટ મારા લેસન કરવામાં બહુ કામ લાગશે હા બરાબર છે. ચલ ઓમકાર બોલીએ. Thank you everyone. I'll see you tomorrow.